एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग के विषय में। लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे फैक्टर्स की कि कौन कौन से वो कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो लर्निंग के विषय में या अधिगम के विषय में दी गई है। तो पहला है आपका हेनरी पी स्मिथ की एक डेफिनेशन है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो अधिगम क्या है? अधिगम वो है जिससे हम किसी नए तरह के व्यवहार को प्राप्त करते हैं या फिर जो चीज हमने पहले से सीखी हुई है वो और ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब एक्सपीरियंस या अनुभवों की वजह से हो रहा है। देखिए, लर्निंग को अगर हम सरल भाषा में समझने की कोशिश भी करेंगे तो लर्निंग है क्या कि जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आता है, उसी से शो होता है कि हमारी लर्निंग हुई है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एक बच्चा जो आग में या जलती हुई माचिस में अपना हाथ या उंगली डालता है, अचानक से उसका हाथ जलेगा और वो अपने हाथ को पीछे खींच लेगा। अब नेक्स्ट टाइम उसके सामने वो जलती हुई माचिस अगर फिर से आती है तो अब वो उससे बचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या हुआ, एक पहले जो उसको अनुभव हो चुका है उसके आधार पर उसने अपने व्यवहार में एक परिवर्तन किया है। और अब वो सिर्फ जलती हुई माचिस ही नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो जल रही होगी वो उससे बचेगा। उसे पता है कि अगर मैं इसमें अपना हाथ डाल दूंगा या ये मेरे किसी भी पार्ट पर लग जाएगा तो उससे मेरा शरीर जल सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, बच्चे की लर्निंग हुई है। और वो लर्निंग हमें कैसे दिखाई दे रही है? वो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसकी वजह से हमें दिखाई दे रही है। और ये लर्निंग हुई कैसे है? इट इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव के आधार पर कोई चीज सीखा है। तो हेनरी पी स्मिथ की डेफिनेशन यही कहती है कि लर्निंग क्या है? जब हम किसी नए तरह का जो व्यवहार है उसे प्राप्त करते हैं या जो भी चीज हमने पहले से सीख रखी है, अगर आप देखिए उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस आपका जो सीखा हुआ व्यवहार है वो और ज्यादा सुदृढ़ होता चला जाएगा। ऐसे ही हम क्रो एंड क्रो की एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इससे हमारी नई हैबिट्स जो है वो हम सीखते हैं, हमें इससे नॉलेज होती है लर्निंग से, और हमारे अंदर नई तरह की अभिवृत्ति जो है वो जागृत होती है, हम अर्जित करते हैं। किसी काम को करने का सही तरीका हमें समझ में आता है, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। तो यही सब क्या है? लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट ऑपरेट इन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। इसके अलावा हम लर्निंग में क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं कि लर्निंग किसी भी व्यक्ति का एक प्रयास है जिसके द्वारा वो अपने सामने आए हुए अवरोधों को पार कर पाता है। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स उसके सामने आए हैं उन्हें वो ओवरकम कर पाएगा ताकि वो अपने सामने आई हुई नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सके या एडजस्ट हो सके। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। इट इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल्स। तो ये व्यक्ति के अंदर प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर दिखाता है कि किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव चेंज है ये। एंड इट इनेबल्स हिम टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल्स। तो जो भी लक्ष्य एक व्यक्ति ने अपने लिए निर्धारित किया है उस तक पहुंचने के लिए सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कई सारे अवरोध मिलेंगे, ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, और जब वो उनको ओवरकम करेगा तब भी उसकी लर्निंग होती है। फिर स्किनर की एक डेफिनेशन देखते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसे हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में भी देखा कि जब हमारे सामने कोई नई सिचुएशंस आती हैं, हम अपने आसपास की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं या अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इसे? अनुकूलन बिठाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसी तरीके से हमारी लर्निंग होती है। फिर मून की एक डेफिनेशन है, टू लर्न इज टू मॉडिफाई बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग का अर्थ क्या है मून के अनुसार? कि जब हमारा व्यवहार या हमारे अनुभवों में कुछ परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? लर्निंग। किंग्सले एंड गैरी की भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इन ब्रॉडर सेंस इज ऑर्गेनाइज्ड और चेंज थ्रू प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो इनके अनुसार अधिगम क्या है कि जब हमारा व्यवहार संगठित होता है, प्रॉपर तरीके से संगठित होता है, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन आता है। किसकी वजह से? प्रैक्टिस यानी अभ्यास की वजह से या प्रशिक्षण की वजह से। तो उसी को हम कहते हैं लर्निंग।
और वुडवर्थ के अनुसार एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड और बैड एंड मेक्स हिम ऑल्टर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट वुड अदरवाइज हैव बीन। तो ऐसी कोई भी क्रिया लर्निंग कहलाएगी जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल के अंदर जो व्यवहार है या जो अनुभव है वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज लेकर आता है, उसे ऑल्टर करता है। किसके वजह से? कुछ जो उसे एक्सपीरियंस हुआ है। अब ये अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है उसके अंदर जरूरी नहीं है बिहेवियर चेंज जो है हमेशा अच्छा ही हो। कभी कभी बच्चे जो है गलत आदतें सीख लेते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी लर्निंग ही तो है, ठीक है। चाहे बिहेवियर गलत हो या सही हो, लर्न तो बच्चे ने किया है ना, उसने बाहर से ही ये चीज सीखी। तो एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड एज लर्निंग जो कि डेवलप करती है किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो अच्छे सेंस में हो या बुरे सेंस में हो, लेकिन उसकी वजह से हमें उसके व्यवहार में या उसके अनुभव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। अब देखिए अनुभव में जो परिवर्तन की बात हो रही है, एक्सपीरियंस पे परिवर्तन का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी काम को करने का एक तरीका सीख रखा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो तरीका गलत है, ठीक है, इट इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। तो अब क्या करेंगे? अब आप नई चीज जब सीखेंगे तो आपके अनुभव में अब क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो चीज आपने पहले से सीखी हुई है अब आप उसको ऑल्टर करेंगे, अब आप उसे चेंज करेंगे, ठीक है, अपने उस एक्सपीरियंस में बदलाव लाएंगे, क्योंकि अब आप उस काम को करने का सही तरीका जान चुके हैं, तो आप सही तरीके से उस काम को करेंगे। देखिए डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर ज्यादा इसलिए भी ली है क्योंकि डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किसके अनुसार लर्निंग क्या किस तरीके से डिफाइन की गई है। वैसे मैंने यहाँ कुछ ही डेफिनेशंस ली हैं, एक बार आप बुक में जरूर चेक कर लीजिएगा। मैंने पर्सनालिटी के टाइम पे भी बताया था कि पर्सनालिटी की भी मैंने कई डेफिनेशंस वहाँ पे डिस्कस करी थी, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है जो बुक्स में आप अगर देखेंगे तो कई बार उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार डेफिनेशंस को रीड जरूर करिएगा। बहुत ज्यादा डेफिनेशंस आप याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ कुछ दिमाग में जब रह जाती है तो एटलीस्ट हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहला है हमारा लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। तो अधिगम क्या है? ये है व्यवहार में परिवर्तन। तो देखिए चेंज इन बिहेवियर का जैसे मैंने एग्जांपल आपको पहले भी दिया कि एक बच्चा जो है जल्दी भी माचिस में अपनी उंगली डालता है तो बाद में उसका हाथ जल जाएगा, तो बाद में कभी भी उसके सामने जल्दी माचिस आएगी तो वो उसमें अपने हाथ को डालने से बचेगा। तो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आया है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग हमें शो ही होती है व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा। तो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। एजुकेशन के फील्ड में देखेंगे डिजायर्ड चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं थ्रू लर्निंग। आप पहले से ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है, कैसा अपेक्षित परिवर्तन आपको बच्चे के अंदर लेकर आना है, उसी हिसाब से आप बच्चे की लर्निंग करवाते हैं। जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन बच्चे को सिखाया कि भाई सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बॉडमास के रूल के हिसाब से चलते हैं। तो बॉडमास का रूल जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो उसकी अगर लर्निंग हो जाएगी यानी वो उसे करना सीख जाएगा, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब आप उसको समझ देंगे तो वो उसको करेगा। बॉडमास का रूल सीखने से पहले अगर आप उसके सामने क्वेश्चन रखते तो वो उसे नहीं कर पाता। तो यही क्या आया है? लर्निंग से क्या आया है? उसका चेंज इन बिहेवियर, उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन दिखा है कि अब वो उन क्वेश्चंस को कर पा रहा है। सेकेंड देखिए इट इज रिलेटिवली एंड्योरिंग और परमानेंट। अब देखिए जो लर्निंग या अधिगम है ना तो वो बहुत ज्यादा स्थायी है और ना ही बहुत ज्यादा अस्थायी है। इट इज नाइदर टू परमानेंट नॉर टू टेम्परेरी। ये इससे बीच की स्थिति है और इसीलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिवली परमानेंट। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपको बाइसिकल चलाना आता है लेकिन आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, आप कई सालों तक आपने बाइसिकल नहीं चलाई, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको सामने अगर बाइसिकल आएगी, आप कुछ मिनट की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप फिर से उसे चलाना सीख जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली भूल जाते हैं या फिर आपको हमेशा वो चीज याद रहती है। फिर थर्ड देखिए इट इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जो है वो निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है, क्योंकि हर समय हमारे सामने नई सिचुएशंस आती हैं, हम नई नई सिचुएशंस को फेस करते रहते हैं, नए चैलेंजेस को फेस करते रहते हैं और उसी दौरान हम नई नई चीजें सीखते जाते हैं। लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं? फ्रॉम द कॉन्सेप्शन पीरियड इटसेल्फ, ठीक है। कॉन्सेप्शन मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तो गर्भावस्था से ही बच्चे का जो सीखना है वो शुरू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास अभिमन्यु का, जिसने चक्रव्यूह भेदने की जो कला थी वो माँ के गर्भ में ही सीखी। फ्रॉम द कॉन्सेप्शन पीरियड इटसेल्फ लर्निंग शुरू हो जाती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक इंसान जीवित रहता है उसके सामने जो जो सिचुएशंस आती जाती हैं वो नए नए अनुभव लेता जाता है और उसी में उसकी लर्निंग होती रहती है। फिर नेक्स्ट देखिए इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक
सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यूनिवर्सल प्रोसेस हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए प्रकृति ने हर जीव को, जितने भी जीव जंतु हैं, सब अपने अंदर ये एबिलिटी दी है लर्निंग। लर्निंग सभी में होती है, सभी में अधिगम हो सकता है, सभी सीख सकते हैं, लेकिन हर जीव जंतु अपनी क्षमताओं के अनुरूप सीख, जिसके अंदर जितनी भी सीखने की कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो उसके अनुसार ही सीखेगा। फिर देखिए फिफ्थ है, इट इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। तो अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका कोई उद्देश्य ना हो। जब तक कोई पर्पस हमारे सामने नहीं होगा तब तक हमारी लर्निंग ठीक से नहीं हो पाएगी। जब हमारे सामने कोई गोल होता है, हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए हम लगातार सीखते रहते हैं और गोल जितना ज्यादा प्रबल होगा उतनी ज्यादा तेजी से लर्निंग होगी। फिर देखिए इट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब देखिए इसमें क्या सम्मिलित है, अनुभवों का पुनर्निर्माण। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई चीज हमेशा के लिए सीख ली है तो अब आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनमें भी चेंज आता है। मान लीजिए अगर आपको कोई काम करने की गलत आदत है तो उस गलत आदत को भी आप चेंज करेंगे। अगर आपको सही तरीका सिखाया जाए तो आप उस गलत आदत को छोड़ के सही तरीके से काम को करना सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो पहले का अनुभव था उसमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तो लर्निंग में क्या इन्वॉल्व है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। फिर सेवेंथ है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो क्रिया और जो वातावरण है इसका प्रोडक्ट है आपका लर्निंग। जो भी आपके एनवायरमेंट में परिस्थितियां होती है, ठीक है, आपके आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, आप उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसी पे आप अपना रिएक्शन देंगे। तो अगर एक बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे रिएक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसकी लर्निंग कैसे हो सकती है। अगर वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस नहीं बिठाना चाहता, अगर वो अपने सामने आए प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहता, उनके सोल्यूशंस नहीं निकालना चाहता, तो उस बच्चे की लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे आसपास जो परिस्थितियां हैं, उस पर हम रिएक्ट करते हैं और उसी के दौरान हमारी लर्निंग। देन एट है आपका, इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अदर। तो लर्निंग जो है, अगर आपने किसी एक फील्ड में सीखी हुई है या आपने किसी एक सिचुएशन में लर्निंग की है तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी सिचुएशन में भी। तो इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है और नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर कब कहेंगे, जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज हमको दूसरी सिचुएशन में भी सीखने में हेल्प कर रही है। जैसे अगर किसी को साइकिल चलानी आती है तो क्योंकि उसे एक टू व्हील्स के ऊपर बैलेंस करना आता है, इसलिए वो टू व्हीलर स्कूटी भी बहुत आराम से चला लेता है। ठीक है, उसे सीखने में आसानी होती है। लेकिन नेगेटिव ट्रांसफर हम कब कहेंगे, जब एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज हमें दूसरी सिचुएशन में सीखने में हिंड्रेंस कर रही है, ऑब्स्टिकल ला रही है, या फिर हमें हमारे सामने अवरोध पैदा कर रही है। जैसे कि आप स्कूटी चलाना जानते हैं जिसमें आपके पास गियर वगैरह कुछ नहीं होते। आजकल की जो स्कूटीज आती है उसमें तो सीधे एक्सीलरेटर वगैरह और ब्रेक होते हैं। तो आप स्कूटी चलाना जानते हैं, लेकिन जब आप कार सीखना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो स्कूटी चलाने वाले के लिए कार सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वहां नेगेटिव ट्रांसफर हुआ। ठीक है, नॉट नेसेसरी इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट। तो लर्निंग का मतलब हमेशा ये नहीं है कुछ ना कुछ सुधार ही होगा। जब हम गलत चीजें सीखते हैं, काम को करने के गलत तरीके सीखते हैं, कुछ बैड हैबिट सीख लेते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट थोड़ी ना ला रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग से हमेशा इम्प्रूवमेंट ही आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, नॉट नेसेसरीली डेवलपमेंट इन राइट डायरेक्शन। ये भी आपका फर्स्ट पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। लर्निंग का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आप हमेशा सही डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हमने सीखी है वो हमें कोई फायदा नहीं दे रही होती है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो राइट डायरेक्शन में सीखना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा होता है ना कि कई किसी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, कितने कितने घंटे लगातार बैठ के पढ़े, लेकिन फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि कभी कभी उनकी टेक्निक गलत हो। तो काम तो कर रहे हैं, वो लर्निंग तो चल रही है, लेकिन उस गोल की तरफ राइट डायरेक्शन में नहीं चल रही। फिर ऐसे ही 11th पॉइंट देखिए, हेल्प्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तो लर्निंग का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। बच्चा जो है जब लर्निंग होता है तो लर्निंग के थ्रू वो बहुत सारे स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स वगैरह सब सीखता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन मोटिव होता है बच्चे के अंदर डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस लाना, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। फिर
12th है आपका हेल्प्स इन बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट या विकास जो है लर्निंग के थ्रू होता है। लर्निंग के दौरान हम बहुत तरह की चीजें सीखते हैं और ये सारी चीजें जो हम सीखते जाते हैं हमारे अनुभव में ऐड होता चला जाता है। यही चीज हमारे व्यक्तित्व को बनाती है। व्यक्तित्व तो निरंतर रूप से विकसित होता रहता है ना, यही सब चीजें मिलकर हमारे व्यक्तित्व को बनाती हैं, उसका निर्माण करती है। फिर 13 देखिए हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट। तो अपने वातावरण के साथ प्रॉपरली सामंजस्य बिठाने में लर्निंग हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स या कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इनको हम बेसिकली 3 हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला है हमारा फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर, यानी अधिगमकर्ता के साथ जो जुड़े हुए कारक हैं। फिर दूसरा है आपका फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, किस तरीके के अधिगम अनुभव बच्चे को दिए जा रहे हैं या व्यक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, उनसे जुड़े हुए कारकों के विषय में पढ़ेंगे। और फिर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मेन एंड मटेरियल रिसोर्स, अधिगम प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और जो मटेरियल रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं वो किस तरीके के कारक हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इन चीजों को प्रभावित करते हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद लर्नर। अधिगमकर्ता से जुड़े हुए जो कारक होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर लर्निंग करानी है तो अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उसको हेडेक हो रहा है या उसे कोई और प्रॉब्लम हो रही है या वो घर में कुछ अच्छा वातावरण नहीं है इसलिए वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उसकी लर्निंग कैसे हो पाएगी, वो कैसे अटेंशन पे कर पाएगा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर। तो अधिगमकर्ता का शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना यहाँ पर जरूरी है। फिर देखिए सेकेंड है बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर। अधिगमकर्ता की मूल क्षमताएं, मूल क्षमताओं की यहाँ पर बात हो रही है, यानी लर्नर की इननेट एबिलिटीज, उसके अंदर क्या क्या क्षमता है, क्या उसकी कैपेसिटीज है, वो किस तरह की चीजें सीख सकता है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है एक लर्नर की लर्निंग को। जनरल इंटेलिजेंस, उसकी सामान्य बुद्धि कैसी है, स्पेसिफिक नॉलेज यानी उसे विशिष्ट ज्ञान कैसा है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर लर्निंग एरिया, जिस क्षेत्र में आप बच्चे की लर्निंग करवाना चाहते हैं या उसे सिखाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उसकी समझ कितनी है, उसे उस क्षेत्र के कौशलों का कितना पता है या कितना उसके अंदर कौशल है उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ये भी प्रभावित करेगा एक लर्नर की लर्निंग को। फिर इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति और एटीट्यूड्स वगैरह, ये सब कितनी है एक लर्निंग कंटेंट को लेकर, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया या जिस क्षेत्र में आप बच्चे की लर्निंग करवाना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट है भी या नहीं, ठीक है, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई उसकी अभिवृत्ति है या नहीं, ये प्रभावित करेगा उस बच्चे की लर्निंग को। फिर लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, आकांक्षा और उपलब्धि, बच्चे की आकांक्षा का स्तर कितना है कि वो पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना भी चाहता है या नहीं, या कितनी लेवल तक वो पहुंचना चाहता है। फिर अचीवमेंट और मोटिवेशन, यानी कि बच्चा कितनी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, कितना अभिप्रेरित है एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है एक लर्नर की लर्निंग को। अगर अधिगमकर्ता जो है उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई नहीं है, ठीक है, अगर उसकी आकांक्षा ही नहीं है वहां तक पहुंचने की कि आप उस बच्चे को बहुत हाई उस फील्ड में देख सकें, या वो उतनी उपलब्धि नहीं प्राप्त करना चाहता किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, उसका इंटरेस्ट ही किसी और चीज में है, तो आप कैसे बच्चे को सिखाएंगे। फिर गोल्स ऑफ लाइफ, बच्चे का लक्ष्य क्या है, जीवन में उसने क्या लक्ष्य बना रखा है। बच्चे का जो लक्ष्य होता है वो उसे बहुत हद तक मोटिवेट करता है किसी पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए। जो बच्चे का लक्ष्य होगा बच्चा उसी की तरफ इंटरेस्टेड रहेगा, वैसे ही चीजों को सीखना चाहेगा। फिर रेडीनेस एंड विल पावर, बच्चे की तत्परता और उसकी संकल्प शक्ति कितनी है, ठीक है, अगर बच्चा रेडी ही नहीं है लर्न करने के लिए तो आप उसे कैसे सिखा सकते हैं। इसीलिए टीचर का काम होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कि बच्चे को पहले रेडी करे सीखने के लिए। बच्चा जब तक तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए तब तक आप उसे नहीं सिखा सकते। फिर इसके बाद उसकी विल पावर, उसकी संकल्प शक्ति कितनी है किसी चीज को सीखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है जब टास्क आपके सामने हार्ड आता चला जाता है, बहुत कठिन कार्य आपके सामने आ गया, तो आपकी विल पावर जवाब दे जाती है, आप सोचते हो कि नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो यहाँ पर विल पावर भी स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि आपके सामने जो टास्क है वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो जाए आप उसको कर सकते। आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो अधिगम अनुभव बच्चे को आपको देने हैं उससे जुड़े हुए क्या कारक है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए नेचर ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिगम है
उसकी प्रकृति क्या है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस या अनुभव आप बच्चे को, अधिगम अनुभव जो आप बच्चे को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो औपचारिक है या अनौपचारिक है। इंसिडेंटल और वेल प्लान, पहले से आपने उसको बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है कि किस किस तरीके से आप बच्चे को सिखाने वाले हैं, या आकस्मिक है, अचानक बच्चे के सामने कुछ आ गया है और बच्चा उसे सीखने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है कि बच्चा उस कंटेंट को सीख पाएगा या नहीं। फिर whether learning experiences are suitably selected on the basis of principle of child centeredness। अब जो अनुभव होते हैं, जो लर्निंग के लिए हमने बच्चे को अनुभव करवाने हैं, उनका सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहली बात तो फॉलो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्डनेस का प्रिंसिपल, यानी कि बाल केंद्रित होने का सिद्धांत। तो जब तक जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, तब तक वो बच्चे के लिए सीखने में सुगम नहीं हो पाएगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर, आजकल की जो हमारी एजुकेशन है, जो हम टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस या फिर जो टीचिंग मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, वो सब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। और वो इसीलिए है ताकि बच्चा इजीली उन्हें ग्रास्प कर पाए। ठीक है, क्योंकि सिखाना तो अल्टीमेटली आपको बच्चे को है ना, तो बच्चे के लिए वो सुगम होना चाहिए सीखने के लिए। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल फॉलो होता है। बच्चा जब खुद करके सीखता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है। फिर क्राइटेरिया ऑफ एक्टिविटी, एज, ग्रेड एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर। फिर हमें लर्नर को ध्यान में रखना है, उसकी आयु क्या है, वो किस लेवल पे सीख रहा है, वो किस तरह की एक्टिविटीज से करके सीखेगा, उसका एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, बच्चा जिस क्लास में है वो उससे पहले कितना पढ़ चुका है, उसका कितना एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। ये सब चीजें जो है वो प्रभावित करती है, जो भी आप नई चीज बच्चे को सिखाने जा रहे हो वो बच्चा सीख पाएगा या नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका वेदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर सुटेबली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप बच्चे को प्रोवाइड करवाने वाले हो वो सुटेबली ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। कुछ भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करने से पहले आप कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, आप कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप जो लर्निंग कंटेंट डिसाइड करते हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। ठीक है, आप एकदम कॉम्प्लेक्स चीज पहले नहीं पढ़ा सकते, आपको सुटेबली उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना पड़ेगा, मैगजीन्स फॉलो करने पड़ेंगे, टीचिंग मेथड प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, टेक्निक प्रॉपर यूज करनी पड़ेगी। तो ये कितना सुटेबली ऑर्गेनाइज्ड है, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है लर्निंग। नेक्स्ट देखिए आपका आ जाएगा मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग। आप बच्चे को किस तरह से सिखा रहे हैं उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहला है लिंकिंग द रीसेंट लर्निंग्स विद दोज ऑफ द पास्ट, यानी बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़कर बच्चे को हमें नई चीज सिखानी है। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप बच्चे को नई चीज सिखाने जा रहे हैं, पहले आप उसका पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाइए, आप पूर्व ज्ञान जान लीजिए कि बच्चे को कितना है, उसी को बेस बना के आप उसकी नई नॉलेज को वहां पर कंस्ट्रक्ट करें। हमें बहुत जरूरी है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाएं। फिर कोरिलेटिंग लर्निंग इन वन एरिया विद दैट ऑफ अनदर, तो एक क्षेत्र में जो आपने बच्चे को सिखाया है वो दूसरे क्षेत्र से भी उसको जोड़कर बताएं। जैसे कोई चीज अगर उसने किसी एक सब्जेक्ट में सीख रखी है तो दूसरे सब्जेक्ट से भी उसको लिंक करके जरूर बताएं, ताकि बच्चा ये कोरिलेशन करने की जो क्षमता है वो उसके बच्चे के अंदर स्वयं भी डेवलप हो पाए। फिर तीसरी चीज है यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। अब देखिए सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, यानी हमारी इंद्रियां होती हैं वो सब हमारे ज्ञान के द्वार हैं, इन्हीं के द्वारा जो है हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो जितने ज्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं उतनी ही ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है। इसीलिए हम टीचिंग एड्स वगैरह का आजकल यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, और टीचिंग एड्स में भी क्या, अगर आप सिर्फ ऑडियो एड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपके जो मतलब जो श्रव्य साधन होते हैं, जिसमें आपका जो ईयर्स है वो ज्यादा एक्टिव है। फिर अगर आप विजुअल एड्स की बात करें, जो दृश्य सामग्री होती है, इसमें आपकी आईज ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा अगर आप एक्टिविटी बेस्ड करा रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड कोई आप काम करवा रहे हैं, बच्चे को आपने रियल एक्सपीरियंस करवाया कोई, ठीक है, लेबोरेटरी में जाकर आपने उसे एक्सपेरिमेंट करवाया, तो वहां पर बच्चे के और भी ज्यादा सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। बच्चा सुन के भी कर रहा है, देख के भी कर रहा है काम को, और खुद कर रहा है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहा है, खुद करके देखने से उसके ज्यादा सेंसेस एक्टिव है, तो उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छी हो पाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब आपको किसी भी जो लर्निंग कंटेंट है उसकी लर्निंग को बेटर करना है, उसे रिटेन करना है। ठीक है, बेसिकली रिटेंशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर रिटेंशन आपका तभी हो पाता है जो लर्निंग कंटेंट है उसका रिवीजन भी किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए। ठीक है,
ड्रिल वर्क, प्रैक्टिस वर्क, रिवीजन, रिव्यू, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपकी लर्निंग के। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्स। प्रॉपर फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण और रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, ये बहुत जरूरी होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो लर्निंग अच्छी हो पाती है जब बच्चे को तुरंत पृष्ठ पोषण फीडबैक मिल जाए, क्योंकि वो फीडबैक जो है उसके लिए पुनर्बलन का काम करता है, आगे सीखने के लिए भी उसको मोटिवेटेड रखता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग मेथड्स एंड टीचिंग। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत जरूरी है कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए, जो हमने पिछले वाले पॉइंट्स पे देखा, और साथ ही साथ जो तरीका है आपका पढ़ाने का, यानी कि आप किस तरह का टीचिंग मेथड यूज करेंगे, किसी टेक्निक यूज करेंगे, किस तरह के स्किल्स आप यूज करेंगे क्लासरूम में, किस तरह की टीचिंग एड्स आप यूज करेंगे, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सही तरीके से हमें इनका चुनाव करना चाहिए। किस तरह का कंटेंट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स और एड्स वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मेन एंड मटेरियल रिसोर्स। तो पहला है इसमें क्वालिटी ऑफ टीचर इन टर्म्स ऑफ हिज मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग स्किल्स, रिच एक्सपीरियंसेस एंड टीचर लाइक क्वालिटीज एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले तो एक शिक्षक के गुण, तो शिक्षक के गुण जो है वो भी प्रभावित करेंगे लर्निंग को। शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए कि भाई उसे अपने सब्जेक्ट मैटर पे कितना कमांड है, जो भी उनका विषय है उस पर उनकी कितनी पकड़ है। फिर टीचिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं किसी टीचर के, शिक्षक कौशल कितने अच्छे हैं और कितना उन्हें अनुभव है कि क्या उनके और गुण और व्यवहार जो टीचर का होता है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है लर्निंग को। फिर सोशियो इकोनॉमिक क्लाइमेट कैसा है इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में जो लोगों के आपस में जो संबंध है वो किस तरीके के हैं, जैसे कि टीचर और प्यूपिल यानी बच्चों के बीच में और शिक्षक के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप है। फिर जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनमें आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। फिर स्कूल का जो स्टाफ है उन पे अपने आप के बीच में कितना रिलेशनशिप है। देखिए अगर अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो लर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहां पर जो लोग हैं वो उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो प्रभावित करती ही है। थर्ड है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज लाइक टीचिंग लर्निंग एड्स, टेक्स्ट बुक्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो किस तरह का लर्निंग मटेरियल वहां पर उपलब्ध है, किस तरह की फैसिलिटीज उस इंस्टीट्यूट में उपलब्ध हैं, जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग एड्स आप कह लीजिए, जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तकें वहां पे किस तरह की हैं, फिर लाइब्रेरीज कैसी हैं, लाइब्रेरीज में बुक्स कितनी अवेलेबल हैं, लेबोरेटरी फैसिलिटीज वहां पर कैसी है, ये भी सब टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करती है, या फिर कहें आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्रभावित करेंगी। फिर देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरमेंट एंड लर्निंग सिचुएशंस। तो किस तरह का वातावरण वहां बच्चों को मिला हुआ है ये भी प्रभावित करता है लर्निंग को। ठीक है, तो प्रॉपर लर्निंग हो पाए इसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें बच्चा अच्छी तरह सीख सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है भाई, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो बच्चा ठीक से बैठ ही नहीं पा रहा है। जब बच्चा ठीक से बैठ ही नहीं पाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, तो उसका लर्निंग पे ध्यान कैसे जाएगा, कैसे वो पढ़ेगा। फिर काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए। फिर इसकी आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे कारक जो डिस्ट्रैक्ट करे बच्चों को, जो बच्चों का ध्यान हटाए, ऐसे जो कारक हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ा रहे हैं बाहर से नॉइज आ रही है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रबंध करना पड़ेगा कि क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह बना रहे कि बच्चों की लर्निंग प्रॉपर हो, बच्चे अटेंटिव रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव ग्रुप सिचुएशंस। लर्निंग भाई अलग अलग तरीकों से हो सकती है। तो अगर आप ग्रुप्स में बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक्टिविटीज के थ्रू अगर बच्चे सीख रहे हैं तो सहयोग की भावना होनी चाहिए बच्चों में, प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है उनमें बच्चों की लर्निंग प्रॉपर हो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर कॉन्जेनियल लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम, तो बच्चों को घर में भी सीखने का जो वातावरण मिले वो अनुकूल हो, तब बच्चों की लर्निंग प्रॉपर हो पाएगी। फिर प्रोविजन ऑफ प्रॉपर चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को परिवर्तन का और रेस्ट का, आराम का, मनोरंजन का प्रॉपर उनको मौका मिले। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल इस तरीके का बनाओ कि सारे हार्ड सब्जेक्ट्स एक साथ एक के बाद एक रखे हुए हैं, बच्चों के ऊपर इतना बोझ पड़ जाए, बच्चों को रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, बच्चों को मनोरंजन का समय नहीं मिल रहा। तो प्रॉपर टाइम देना है हमें बच्चों को। चेंज भी होना चाहिए, भाई आपने 2 सब्जेक्ट हार्ड रख दिए, इसके बाद अभी कोई ऐसा सब्जेक्ट रख दीजिए
जहाँ पर बच्चा जो है बहुत इजीली उसे सीख सके, जहाँ बच्चा थोड़ा सा रेस्ट भी ले सके। फिर या गेम्स पीरियड रख दिया जहाँ बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो सके, बच्चा थोड़ा रेस्ट भी कर सके। फिर देखिए प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसके अलावा बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि बच्चे अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर पाए और साथ ही साथ आत्म अभिव्यक्ति कर पाए। इस चीज का भी मौका बच्चों को प्रॉपर्ली मिलना चाहिए। तो ये है वो कारक जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग की, और नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहां हम गेंडेज थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। जो टाइप्स दिए हैं उन्होंने लर्निंग के, उनको हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।